के बाद स्वागत है आपका पूर्वांचल न्यूज के स्पेशल एडिशन में। कृषि विविधता का क्षेत्र है। लक्ष्य को हासिल करने के प्रति समर्पित किसान पत्थर पर भी घास उगा सकते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कुशीनगर जनपद के लालजी कुशवाहा, जो अन्य किसानों के लिए आदर्श बन चुके हैं। लालजी कुशवाहा खेती में लगातार प्रयोग करते रहते हैं। पारंपरिक किसानी से हटकर अब लालजी अपने खेत में ड्रैगन फ्रूट उगाकर इसके फलों को बाजार में पहुंचा रहे हैं। तो आइए मिलाते हैं आपको लालजी कुशवाहा से। वर्ष 2019 में कृषि भ्रमण पर कौशाम्बी गए लालजी ने किसान रविंद्र कुमार पांडे की ड्रैगन फ्रूट की बागवानी देखी तो कुशीनगर में भी इसका प्रयोग करने का निर्णय लिया और वहां 50 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से 200 पौधे खरीदे और अपने सरजमी पर लाए। करीब 25,000 रुपए की लागत से 6 फीट ऊंचे 50 आरसीसी के पोल बनवाए। प्रत्येक खंबे के चारों ओर एक एक पौधा लगा दिया। देखभाल आदि मिलाकर अब तक कुल 50,000 रुपए खर्च हुआ है। लालजी ने बताया कि पहले वर्ष एक पोल से आधा किलो वजन के करीब 20 फल प्राप्त होंगे। इस तरह करीब 1,000 फल, जिनकी प्रति फल 100 रुपए थोक कीमत से लगभग 1 लाख रुपए प्राप्त होगा। दूसरे वर्ष 30 से 50, तीसरे वर्ष 50 से 80 व इसी तरह क्रमशः 20 वर्षों तक फल लगते रहेंगे। खेत में करीब 3,000 वर्ग फीट एरिया में कटीले कैक्टस नुमा पौधों को देखकर लोग कौतूहल से भर उठते हैं। टीवी चैनल डीडी किसान दिख रहे थे, उस पर इसका प्रोग्राम दे रहा था। इसके बारे में डिटेल बता रहा था, तो हमने देखा तो मन में इच्छा हुई कि इसको लगाने के लिए। तो मैंने नेट से मोबाइल से सर्च करके कुछ किसानों का फार्मरों का नाम डिटेल निकाला और चले गए गुजरात देखने के लिए। वहाँ से देख करके आए तो फिर से एक एड्रेस हमको मिला रविंद्र कुमार पांडे का कौशाम्बी में, जो इलाहाबाद से 30 किलोमीटर आगे है। वहाँ गए तो वहाँ देखा है तो उन्हीं से हम पौधा लाए और यहाँ लगाए, उन्हीं के मार्गदर्शन में भी लगा है। वही टोटल इसकी व्यवस्था के बारे में बताते हैं। लालजी कुशवाहा ने बताया कि गोरखपुर में बाहर से ड्रैगन फ्रूट आता है। अब मैं थोक बाजार में सप्लाई कर रहा हूँ, अच्छा मुनाफा है। उद्यान विभाग भी सहयोग कर रहा है। किसान इस फल का उत्पादन कर लाभ कमा सकते हैं। प्रधानमंत्री के वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य व आत्मनिर्भर भारत अभियान में ड्रैगन फ्रूट के माध्यम से निश्चित ही सफलता मिलेगी। किसान लालजी कुशवाहा ने कहा कि ड्रैगन फ्रूट को सुपर फ्रूट माना जाता है। यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। कहावत है कि एक ड्रैगन फ्रूट रोज खाने से बुढ़ापे के लक्षण नहीं आते। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर्स व विटामिन सी गंभीर बीमारियों से रिकवरी में मदद करते हैं। बीटा कैरोटीन व लाइकोपिन कैंसर, हार्ट डिजीज व डायबिटीज के खतरे को भी कम करते हैं। ड्रैगन फ्रूट एक विदेशी फल है, अपने यहाँ का नहीं है। अब इंडिया में 5 साल से अभी किसान इसका खेती स्टार्ट किए हैं। इससे लाभ जैसे शुगर में काम आता है। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट इतना है कि हर फल से अच्छा है। इसमें कई तरह से ऐसे एलिमेंट हैं जो आदमी को बीमारी से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। खेती करने का जो ढंग है, जो तकनीकी होनी चाहिए, अच्छी प्रकार की तकनीकी इनके पास जो है कि देखने को मिली है। मिट्टी की बनावट को देखने से भी ऐसा पता चलता है कि इसमें पूरी स्पेस और रंध्रावकाश होता है, उचित मात्रा में जो है कि प्रतीत हो रहे हैं और इसके करने से काफी उनको जो है कि लाभ मिलेगा। कृषि विभाग की तरफ से जो भी हम लोगों को जो भी हो सकता है सरकार की तरफ से, क्योंकि अभी स्वीकृत प्रजाति यहाँ के लिए नहीं है, लेकिन ट्रायल के रूप में लगाए हुए हैं, तो जो भी हो सकता है सहयोग विभाग की तरफ से उसको हम लोग पूरा कोशिश करके प्रयास करके इनको हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। जिस फल का विदेशों से आयात होता है, उस फल को लालजी ने कुशीनगर के धरती पर उगाकर यहाँ के किसानों को बड़ा संदेश दिया है। अगर ड्रैगन फ्रूट की खेती किसान अधिक मात्रा में करें तो चीन व वियतनाम से आयात होने वाले इस फल की आपूर्ति भारत देश स्वयं करने लगेगा। चीन और वियतनाम जैसे देशों में उगने वाले ड्रैगन फ्रूट को कुशीनगर के सरजमी पर उगाकर किसान लालजी कुशवाहा ने एक मिसाल पेश किया है। दुधही ब्लॉक के दुमही में उगे इस ड्रैगन फ्रूट को कृषि अधिकारी भी एक प्रयोग के रूप में देख रहे हैं। भारत देश जो कि विदेशों से इस फल का आयात करता है, लेकिन यदि भारतीय किसान इस ड्रैगन फ्रूट को ठीक से उगाते हैं तो न सिर्फ उन्हें अच्छा मुनाफा मिलेगा, बल्कि भारत भी ड्रैगन फ्रूट का एक अच्छा निर्यातक बन सकता है।
नेपाल वन के लिए कुशीनगर से राजकुमार गिरी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार द्वारा मुफ्त चाक मिट्टी गूंथने की मशीन और भट्टी देने के बाद कुम्हारों के चेहरे खिल गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने पहले प्लास्टिक और थर्माकोल के कप प्लेट की बिक्री प्रतिबंधित किया, फिर सप्ताह के भीतर ही माटी और शिल्पकला उद्योग बोर्ड का गठन कर दिया। इससे कुम्हार स्वरोजगार के साथ अपनी आर्थिक आमदनी भी बढ़ा सकेंगे। शादी हो या समारोह, हर जगह प्लास्टिक और थर्माकोल के कप प्लेट नजर आते हैं, लेकिन प्रदेश सरकार ने पहले प्लास्टिक और थर्माकोल के कप प्लेट की बिक्री पर प्रतिबंध किया और उसके बाद माटी और शिल्प कला उद्योग बोर्ड का गठन किया। अब इस नई पहल से कुम्हारों के पुश्तैनी धंधे में रौनक की उम्मीद लगा दी है। इससे स्वरोजगार के साथ अपनी आर्थिक आमदनी भी बढ़ा सकेंगे। बहुत कुछ बदलाव दिख रहा है जब से मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी इस टेराकोटा को ध्यान दिए हैं। जब से हम लोग एकदम डबल फ़ायदा है। जैसे फ़ायदा कैसे है, जो मिट्टी हम लोग पैर से बनाते तो मिट्टी बनाने के लिए मशीन दिए, चाक चलाने के लिए इलेक्ट्रिक चाक ये सामने चल रहा है आपको, इलेक्ट्रिक चाक मिला, पकमेल मशीन मिली, कंप्रेसर मिल गया पेंट करने के लिए। बहुत ही फ़ायदा है। मेरा टेराकोटा जीआई हो गया। उसके अलावा अभी ये लक्ष्मी गणेश की डाई मिली है जो बहुत खूबसूरत है। अभी मैंने एक पीस बनाया है उसका और अभी से आर्डर आना शुरू हो गया है। आग में लाल मिट्टी को पकाकर उससे तरह तरह के बर्तन, कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ और सजावटी सामान बनाने की कला टेराकोटा भारत के कई हिस्सों में जानी मानी हस्तकलाओं में से एक है। 4 दशक पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कुम्हारों ने टेराकोटा के बर्तन व सजावटी सामान बनाना शुरू किया। आज इस कला ने यहाँ के स्थानीय कुम्हारों को एक नया रोजगार दिया है। कुल्हड़ की मशीन एक लगने जा रही है हमारे वहाँ, जैसे मशीन से दबाइए कुल्हड़ बना लीजिए, जितना डिमांड रहेगा हम पूरा करेंगे। लेकिन निवेदन है कि जब हमारे मुख्यमंत्री जी इतना हम लोगों का साथ दे रहे हैं तो हम लोग का दायित्व बनता है 2 कदम आगे चल के उनका समर्थन करें। हम जनता से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे दिया को, कुल्हड़ को आप लोग चाइना का आइटम हटाइए। दिया का, मिट्टी का दिया, कुल्हड़, चाय पीने वाला कुल्हड़, पानी पीने के लिए कुल्हड़, गिलास पानी पीने के लिए, ये सब यूज करें, प्रदूषण से दूर हटें। वहीं विश्व में अपनी कला के लिए अलग पहचान रखने वाली गोरखपुर की मिट्टी की हस्तकला से दूर होती अगली पीढ़ी को जोड़ने के प्रयास भी शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही कुम्हारों की दिक्कतों को दूर करने के प्रयास के तहत प्रदेश सरकार ने इस उत्पाद को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत गोरखपुर से शामिल किया है। यूपी के कौशाम्बी का एक ऐसा कस्बा है जहां एक मोहल्ले का नाम लाठियों के नाम से जाना जाता है। यहाँ की लाठियों को दूर दूर से लोग खरीदने के लिए आते हैं। इतना ही नहीं, लाठियां आसपास के जिले में बिकने भी जाती हैं। आधुनिक युग में अब लाठियों का चलन थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन फिर भी लाठी हाथ में लेकर चलने के शौकीन लोगों की कमी नहीं है। अगर आप भी लाठी के शौकीन हैं तो लाठी मोहल्लों में आकर अपनी पसंद की लाठी खरीदें। कारोबारियों व कारीगरों की माने तो पहले जैसा धंधा नहीं होता, फिर भी इतनी कमाई हो जाती है कि वह अच्छे से अपने परिवार का खर्च चला लेते हैं। आप ये लाठी बनाने का काम कितने सालों से कर रहे हैं? 7 साल से। और जब काम करने के लिए बुलाते हैं तब हम आते हैं। जितने दिन काम रहता है उतने दिन काम करके घर चले जाते हैं। और फिर घर पे भी जो काम मिला मजदूरी वाला वो काम करते हैं। कितना क्या रुपये आप कमा लेते हैं एक दिन में? 300 रुपये मिलता है। मतलब कितनी लाठियाँ भी बन जाती होंगी? 30-35 में। कारीगरों को प्रतिदिन 300 रुपए लाठी बनाने के मिलते हैं। एक दिन में 30 से 35 लाठियां बनती हैं। लाठी बेचने और बनाने का यह काम करते हुए इन कारीगरों को 50 वर्ष से ज्यादा हो गया है। ये 50 साल पहले से हो रहा है। यहाँ अधिकतर लोग लाठी काम कर रहे हैं, लाठी को मोहल्ला पड़ गया। आपके पहले और कौन करते थे? पिताजी वगैरह करते थे। अब उसके पहले क्या करते थे कुछ पता नहीं। तो ये लाठी मोहल्ला नाम पड़ा? हाँ। कैसे पड़ गया? अब लाठी काम होगा, कोई धंधा कोई चीज़ का होगा तो उसी के नाम से तो पड़ेगा ही। कितना कमा लेते हो महीने की, क्या इनकम होगी आपको? बता, अरे 8,000 10,000 रुपये महीने हो। कोरोना के चलते हर तरफ आर्थिक मंदी है। इसके बावजूद ये कारीगर हर महीने में कम से कम 10,000 रुपए की कमाई कर लेते हैं। और यदि मेले का सीजन आ जाता है तो यह कमाई 2 गुनी व 3 गुनी तक हो जाती है।
कुछ कर गुजरने का जज्बा और हौसलों में उड़ान हो तो 100% दिव्यांगता भी आपके कदम को नहीं रोक सकती। 3 ऐसे दोस्तों की कहानी जो 80 से 100% विकलांग होने के बाद भी समाज की मुख्य धारा में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। दिव्यांगों को समाज में वो दर्जा नहीं मिलता जिसकी उन्हें दरकार होती है। दिलीप शर्मा जो 100% दिव्यांग हैं, उन्होंने जनपद के दिव्यांगों को समाज के मुख्य धारा से जोड़कर रोजगार सृजन करने का बीड़ा उठाया है। बिना किसी सरकारी सहायता के उन्होंने 46 लोगों का समूह बनाया और सभी दिव्यांगों को मोबाइल रिपेयरिंग, पंखा, कूलर बाइंडिंग और रिपेयरिंग का हुनर सिखा रहे हैं। गृह जनपद बस्ती हरैया तहसील में अपनी छोटी सी दुकान डालकर रोजी रोटी चलाकर लोगों के लिए वे उदाहरण बने हुए हैं। समाज में जब हम कहीं जाते थे घूमने के लिए तो समाज में लोग कहते थे कि ये विकलांग है, ये कुछ कर नहीं सकता। हमारे माँ हमारे मतलब मम्मी तो है नहीं, पापा थे, हमारे गांव के लोग कहते थे अरे इनको पढ़ा के क्या करोगे, ये विकलांग है, कुछ कर नहीं सकते। हमको सारी शिक्षा भी शुरू में नहीं मिली थी, लेकिन सर हम ऐसे घूमते रहे तो मतलब हमारे मन में अचानक आया कि अगर हम कुछ करेंगे तो हो सकता है समाज हमको स्वीकार कर ले। कुछ पैसा लिटिल स्कूल से लिए थे, मतलब जो हम लोगों की संस्था है, एक प्राइवेट संस्था, वहाँ से लिए थे। तो वहाँ से हम दुकान चलाए सर। उसके बाद मज़े मज़े हमारी दुकान चलती गई और हम काम करते गए। फिर तो ये लोग भी हमारे साथ सीख रहे हैं और हम काम भी कर रहे हैं। दिलीप अब दुकान को बड़ा करने के लिए उद्योग ऑफिस से 2 लाख रुपए लोन के लिए आवेदन किया है, जिसमें उन्हें उद्योग ऑफिस ने मदद का आश्वासन दिया है। जिला उद्योग केंद्र के द्वारा जो संचालित योजना है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, उसके अंतर्गत मैं दिलीप कुमार जी का आवेदन ऑनलाइन करा करके बैंक को आज की तारीख में मैंने प्रेषित करा दिया है और उसके जो है आवेदन पे बैंक अब विचार करके लोन स्वीकृत और वितरण कर सकता है। और 2 लाख का आवेदन मैंने उनका करवाया है, जिससे उनकी पूरी आवश्यकता हो जाए और अपना काम कर सकें और अपने साथ 1-2 लोगों को और भी रोजगार उपलब्ध करा सकें। मजबूत इच्छा शक्ति हो तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण हम सबके सामने है। मुख्यमंत्री के शहर का ये अनोखा गांव सबके लिए आदर्श बन गया है। प्रदेश का पहला ऐसा गांव है जो सारी सुविधाओं से लैस है और इस गांव में पिछले 1.5 सालों में कोई भी अपराध की घटना दर्ज नहीं हुई है। यूपी का इकलौता गांव जो अपराध मुक्त है। यहाँ न चोरी, न लूट और न ही किसी के साथ छेड़छाड़। यह अनोखा और नायाब गांव है मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर का छितौना गांव। यहाँ की आबादी तकरीबन 1450 की है और तकरीबन 295 के आसपास यहाँ पर आवास हैं। गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर स्थित छितौना गांव प्रदेश के सभी गांवों के लिए नज़ीर साबित हो रहा है। आदमी अगर शुरुआत करता है किसी चीज़ का तो उसके स्तर से ही करता है कि अगर हमको आगे ले जाना है, किस स्तर तक पहुंचाना है उसको। जब बारिश, सड़क, नाली और लाइट तक आई, उसके बाद पेंटिंग की बात आई तो पेंटिंग में हम अपने तिरंगा को ही शान समझे और तिरंगा को ही कलर में लिए, क्योंकि हम भी बहुत इस काम में शौकीन हैं। हम भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। कोई अगर योजना आई है तो उसमें प्रथम वरीयता हम प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ते हैं, न कि हम बनाने के लिए लड़ते हैं। इस गांव में लोगों की मूलभूत की सारी सुविधाएं मौजूद हैं। लोगों के लिए बिजली, पानी, सुरक्षा और सड़क सब कुछ यहाँ मुकम्मल नजर आता है। और एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस पूरे गांव में देशभक्ति की जो बयार बहती है उसका दृश्य साफ देखा जा सकता है। पोल हो, पेड़ हो या फिर दीवार, सब तरफ तिरंगा ही तिरंगा नजर आता है। साथ ही सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ हर घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, यानी पूरा गांव सीसीटीवी कैमरे की जद में है। और यही वजह है कि पिछले 1.5 सालों से कोई भी अपराध इस गांव में नहीं हुआ है। यहाँ तक चोरी की बात है, पहले चोरियाँ हुआ करती थी गांव में, कई प्रकार की कई वारदातें होती थी। लोग घास चुराते थे या तो गाय भैंस खोलते थे। इसलिए 1.5 साल से जब से कैमरा लगा हुआ है सारे लोगों के अंदर दहशत है कि हम कैमरे में कैद हो जाएंगे। इसलिए सारी वारदातें कम हो गई, क्योंकि बार बार उसके लिए पंचायतें करना पड़ता था कि चोरी हो रही है तो कौन चुरा के ले गया, उसकी छानबीन करना बहुत भारी काम था। सीसीटीवी कैमरा लगने के बाद से लोगों में दहशत है, लोग को ऐसी कोई वारदात ही नहीं करना पड़े। आज ही पंचायत तो समझिए कैमरे ने साफ कर दिया, उसके लिए अब पंचायत नहीं करनी पड़ती। इन्होंने घर घर शौचालय बनवाया। सरकार की जो मुहिम आई कि कुछ करना है तो इन्होंने पहले आगे बढ़ करके घर घर शौचालय पहले बनवाया।
फिर ऐसे जगह इन्होंने शौचालय, कहीं मेरे गांव की सभा की एक भी औरतें कहीं बाहर नहीं निकलती हैं। अपराध के लिए तो जब से सीसी कैमरा लगा, चोरी की घटना खत्म हो गई। आसपास जो भी चोरियां होती थी, छोटी मोटी या बड़ी, ये खत्म हो गई। पूरा गांव अच्छा लग रहा है कि जैसे जितना भी यहाँ विकास हुआ। इस गांव को स्वर्ग बनाने वाले यहाँ के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि दिनेश यादव की माने तो वह मुंबई में रहते थे और जब गांव में आए तो उन्होंने राजनीति में कदम रखा। उनका सपना था कि अपने गांव की तस्वीर बदल देंगे और पूरे यूपी में एक नजीर साबित करेंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया। आज उनका गांव पूरे प्रदेश में नजीर बनता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर्यावरण ठीक रखने के लिए पौधारोपण अभियान चला रही है और इस अभियान के तहत प्रत्येक वर्ष करोड़ों की संख्या में वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। लेकिन पेड़ों की कटान को रोकने के लिए गांव की एक लड़की ने पेड़ों को धर्म से जोड़कर कटान को रोकने की अनूठी पहल की है। यूपी के गोंडा में गांव की बेटियों ने पेड़ों की कटान पर लगाम लगाने के लिए पेड़ों को आस्था से जोड़ने का अनूठा तरीका इजाद किया है। इन बेटियों ने गांव के पेड़ों पर पेंट से भगवान के प्रतीक चिन्ह बनाए हैं। पेड़ पर कहीं डमरू बना है तो किसी में त्रिशूल तो किसी में चक्र शिवलिंग बनाकर बेहद अनूठा प्रयास किया है। जिले के मुजैना ब्लॉक के पंडितपुरवा गांव निवासी रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार से सम्मानित जूली पांडे व उनकी टीम ने अपने गांव व आसपास के गांव में इसकी शुरुआत की है। हम लोग पेड़ पे जो है भगवान का प्रतीक इसलिए बनाए क्योंकि लोग, हम देख रहे हैं, हमने जो महसूस किया है, लोग पेड़ बहुत ज्यादा काट रहे हैं लेकिन लगा बहुत कम रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि अगर जब हम लोग भगवान का प्रतीक बना देंगे तो पेड़ लोग कोई काटेगा नहीं। लोगों के अंदर दहशत होगी कि अरे इसमें तो भगवान जी बने हुए हैं, इसको नहीं काटना चाहिए। इसलिए हम लोग हर पेड़ पे जाके मतलब भगवान का प्रतीक, जैसे कि डमरू बना रहे हैं, शिवलिंग बना दे रहे हैं, उगता हुआ सूर्य बना दे रहे हैं, शंख बना दे रहे हैं। इसीलिए और हम लोग ने ये चीज स्टार्ट किया है और लोगों को जाके जागरूक करेंगे जहाँ तक जा पाएंगे। जूली ने बताया कि पेड़ लग कम रहे हैं और कट ज्यादा रहे हैं, इसलिए पेड़ों की सुरक्षा के लिए उन पर भगवान का प्रतीक चिन्ह बनाया गया है ताकि इस दहशत से लोग पेड़ों को न काटें। उसका कहना है कि पितृ पक्ष में वह अपने पूर्वजों से यह वादा कर रही है कि जो उनके लगवाए गए पेड़ों को वह कटने नहीं देगी। यूपी के कौशाम्बी में एक शिक्षक ने अपने पेशे से हटकर अनोखा काम किया है। सिरातू विकास खंड के बेला फतेहपुर गांव के अनिल कुमार ने आमदनी बढ़ाने के लिए अपनी छत को ही खेती में तब्दील कर दिया। मंझनपुर मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर बसे छोटे से गांव बेला फतेहपुर के अनिल कुमार प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हैं, लेकिन ये पढ़ाई लिखाई के अलावा खेती का भी काम करते हैं। इन्होंने छत पर कई प्रकार की मौसमी सब्जियां व खीरे की बागवानी की है जो देखने लायक है। खास बात यह है कि पौधों में मिट्टी और रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, बल्कि नई तकनीक कोकोपीट नारियल का बुरादा इस्तेमाल किया जाता है। यह पानी को सोख कर रखता है और नमी भी बनाए रखता है ताकि कोई भी पौधा सूखने न पाए। ये इस खेती का नाम है हाइड्रोपोनिक खेती। इसमें मैं इसको सीखा था यूट्यूब से देखकर, फिर वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और मैं सोचा कि चलो शुरू करते हैं, ये कहाँ तक मतलब सही होता है या गलत। और फिर मैं इसको मतलब उसमें देखा कि इसमें क्या क्या सीरीज लगती हैं और क्या क्या इसमें डालना है, क्या नहीं डालना है, क्या कैसे यूज होगा, तब मैं वही करना शुरू कर दिया था। और लगभग 2 साल पहले अनिल यूट्यूब पर खेती की नई तकनीक के बारे में खोजबीन में जुटे थे। उस दौरान उनका एक ऐसा लिंक मिला जिसे अनिल को छत पर ही खेती करने का तरीका सिखा दिया। सब्जियों की खेती करने के लिए प्लास्टिक पाइप को थोड़ी थोड़ी दूर एक तरफ छेद किया गया, उस छेद में डिब्बे रखे गए। अनिल ने इस काम के लिए कोई मिस्त्री न लगवाकर खुद ही परिजनों के साथ मिलकर 10 से 15 दिन के भीतर बागवानी के लिए खेती तैयार कर ली। मैंने पहली बार तो मिर्च का, लौकी, कद्दू और मेरे पास था शिमला मिर्च और टमाटर खेती भी किया। खेतों में जो ये इस खेती से और खेतों की इस हाइड्रोपोनिक खेती से और खेतों की खेती से अंतर होता है कि मतलब उसमें खेतों में ये होता है कि एक पौधे के लिए कम से कम 1000 लीटर पानी की ज़रूरत होती है, और इस खेती में हाइड्रोपोनिक में सिर्फ 40 या 50 लीटर पानी में एक पौधे के लिए हो जाता है। तो उसमें मतलब इसमें ये खेती से ये लाभ होता है कि पानी की बचत लगभग 90% होती है। अनिल ने पहले प्रयोग के तौर पर छोटी छत पर खेती की और प्रयोग सफल होने पर दूसरी तरफ बड़ी छत पर लौकी, कद्दू, टमाटर, मिर्च, खीरा सहित अन्य हरी सब्जियों की खेती कर रहे हैं।
सब्जी में कोई रासायनिक खाद नहीं मिलाई जाती है, जिससे यह एकदम शुद्ध होती है। 3 दशक पहले तक मिनी मुरादाबाद के नाम से देश भर में मशहूर पीतल नगरी कौशाम्बी जिले के शमशाबाद शासन प्रशासन की उपेक्षा के चलते अंतिम सांसें गिन रहा है, जबकि 3 दशक के भीतर तमाम नेता और सरकारें आई गईं। 2014 में इसे गोद लेकर संवारने का वादा भी किया, पर हालात जस के तस हैं। इस पीतल नगरी का खराब दौर उस वक्त शुरू हुआ जब लूटपाट से परेशान होकर यहाँ के प्रतिष्ठित कारोबारियों ने पलायन शुरू कर दिया। समय के साथ पीतल की जगह स्टील ने ले ली। इससे भी पीतल का कारोबार चौपट हो गया। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने भी इसे पुनः स्थापित करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। पहले 243 कारखानों में बर्तन बनते थे और 6000 मजदूर काम करते थे। शमशाबाद के बर्तनों की मांग कानपुर, आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, मुरादाबाद, मिर्जापुर समेत अन्य कई जनपदों में थी। यहाँ के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंदिरा गांधी ने गांव में बर्तन निर्माण उद्योग सहकारी समिति लिमिटेड की आधारशिला रखी थी। पीतल बर्तन के वहाँ बहुत कारीगर हैं, बहुत कारखाने थे पहले से ही, और आज ये स्थित है कि जो है सरकार मान लीजिए बदल गई, कोई सरकार जो है ध्यान नहीं दिया इस ओर। जो सांसद जी ने तो पहल चालू की थी, लेकिन उसमें भी कोई तरह की जो है कार्रवाई नहीं हो सकी। हाँ, सरकार अगर ध्यान दे तो कुछ लोगों को जो है ऋण मुहैया करवाए। सांसद जी बता रहे हैं कि आपको सांसद जी ने पहले पहल किया था, लेकिन उसके बाद उद्योग विभाग वालों ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। पीतल के लिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि मैं सहायता करूंगा। जैसे जीएसटी है, हम लोगों की में इतनी ज्यादा जीएसटी लगी, जैसे 18% 12% है, उसको थोड़ा कम करा। हम लोग उससे संतुष्ट नहीं है। पीतल उद्योग के लिए कोई बढ़ावा दिया उन्होंने? पीतल उद्योग के लिए बढ़ावा नहीं दिया, न किसी का लोन पास हुआ। कहे गए थे ये कार्य नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम संतुष्ट हैं सांसद जी से, इसलिए कि उन्होंने सबसे ज्यादा जल की समस्या दूर की है। हमारा पूरा गांव उनसे संतुष्ट है इस विषय में। आज की तारीख में पीतल की जगह स्टील के बर्तनों ने भले ही घरों में कब्जा कर लिया हो, पर आज भी पूजा पाठ और शादी ब्याह में पीतल के बर्तन का उपयोग ही शुभ माना जाता है। वेद पुराणों में अपना नाम दर्ज करा चुकी धरणीधर सरोवर की भूमि, जहां श्री राम ने यज्ञ के दौरान महर्षि विश्वामित्र को दानवों से बचाया और इस जगह तारकासुर का वध हुआ। तो आइए आपको लेकर चलते हैं धरणीधर सरोवर की भूमि पर। देवोक्त शक्तियों का ऐसा धाम जहां देवताओं के द्वारा अपनी लीलाओं का प्रदर्शन कर उन्होंने सबका मन मोह लिया था। जनपद अलीगढ़ की तहसील इगलास में विश्वामित्रपुरी बेसवा में स्थित धरणीधर सरोवर महर्षि विश्वामित्र की तपोस्थली पर भगवान श्री कृष्ण अपनी सखाओं के साथ गाय को चराने धरणीधर सरोवर पर आते थे। वहीं धरणीधर पर विश्वामित्र ने विश्व कल्याण के लिए भगवान श्री राम के साथ लेकर यज्ञ किया था और यहीं पर ताड़का सुबाहु राक्षस वध श्री राम ने किया था। तभी महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ सफल हो पाया था। विश्वामित्र ने यज्ञ की, यहाँ पे यज्ञ की विश्वामित्र, और जब राक्षस सुबाहु मार इस ताड़का नहीं होने देती, तो फिर वो उनको मारने में भई का विद्यान प्रभु राम जी ने अवतार लिया है भार, जब संसार को भार उतारने के लिए, तो उन्हें बुलाऊँ तो फिर विश्वामित्र जी गए। वहाँ से राम लक्ष्मण बुलाए दशरथ जी के, और उन्होंने यहाँ पे आगे नहीं यज्ञ कराई पूर्ण उन्होंने। विश्वामित्र जी यहीं रहा करते थे, उन्हीं के नाम पे इस नगरी का नाम है विश्वामित्रपुरी। पुराने समय में यहाँ जंगल था, तो जंगल में राक्षस लोग रहा करते थे। विश्वामित्र यज्ञ करते थे, तो यज्ञ में वो राक्षस लोग विघ्न डाला करते थे। उनसे परेशान होकर विश्वामित्र महाराज अयोध्या गए। अयोध्या जी से दशरथ महाराज से राम और लक्ष्मण को अपनी यज्ञ रक्षा के लिए लेके आई। वो यज्ञ कुंड आज भी विद्यमान है, घी के फतनारे आज भी विद्यमान है। धरणीधर सरोवर की यह भूमि और यहाँ के मंदिरों का विस्तार वेद पुराणों में दर्ज है। यहाँ हर वर्ष एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होते हैं।